श्लोक के उखड़े तेवर देख काव्या की यादों ने उसे अतीत के उन खौफनाक पलों में धकेल दिया था जिसका ट्रॉमा वो सह नहीं पाई और बेहोश हो गई। श्लोक काव्या की इस हालत का खुद को जिम्मेदार मान ही रहा था कि तभी काव्या के बचते हुए मोबाइल को उठाते टाइम उसकी नजर काव्या के नीले काले शेड के स्पोर्ट्स शूज पर पड़ गई। साड़ी के नीचे स्पोर्ट्स शूज का होना श्लोक के लिए इतनी निराली बात नहीं थी जितना कि उसी रंग के स्पोर्ट्स शूज को वहाँ देखना। लास्ट टाइम जब उसने वो स्पोर्ट्स शूज देखे थे तो उसके रंग की कॉम्बिनेशन उसके मन में बस चुका था, और खासकर कि वो लड़की जिसके चेहरे और नाम से वो अनजान था। तो क्या काव्या वो बदतमीज लड़की थी? श्लोक ने होठों को भींचते हुए काव्या के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। तभी काव्या का मोबाइल दोबारा रिंग करने लगा तो श्लोक ने कॉल पिक करके आदर्श से कहा, आदर्श मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। सपाट लहजे में कहते हुए उसने कॉल कट कर दी। मोबाइल के दूसरी तरफ मौजूद आदर्श ने हैरानी से मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ये दी का मोबाइल जीजू के पास क्या कर रहा है? और उनका लहजा इतना रूखा क्यों था? क्या दी ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? आदर्श परेशान उठा। काव्या से वो उल्टी सीधी हरकतों की उम्मीद कर सकता था, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो उसे घर से निकले 1 घंटा भी नहीं हुआ था। क्या करूं, जीजू के घर चला जाऊं क्या? आदर्श ने मन ही मन कहा। नहीं, थोड़ा वेट करता हूँ, दी मुझे खुद कॉल करेंगी। आदर्श को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि काव्या के किसी भी तरह की हरकत करने से पहले ही उसके पैरों में मौजूद स्पोर्ट्स शूज ने श्लोक के मन में तहलका मचा दिया था। श्लोक ने बेहोश पड़ी काव्या पर सरसरी नजर दौड़ाई और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सामने सीधे रास्ते से होकर गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन श्लोक की सोच उससे दुगनी स्पीड में 3 महीने पीछे जा रहा था। जिस दिन वो लंदन से इंडिया वापस आया था, पार्टी के बाद मॉम डैड से हुई बहस के बाद वो अपना मन शांत करने की खातिर घर पर बिना इन्फॉर्म किए अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल चुका था। रात के 8 बज रहे थे और मुंबई, जिसकी नाइट लाइफ की शुरुआत ही धमाकेदार होती थी, उस रात वहाँ का मौसम गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था। मई की गर्मी होने के बावजूद आज रात बारिश के आसार थे, लेकिन मौसम के बदल जाने का किसे गम था। मुंबई के मशहूर एक्सो बार के दूसरे फ्लोर पर एक लड़की बार काउंटर पर बैठे हुए बड़ी देर से खिड़की के बाहर एक तक देखे जा रही थी। म्यूजिक पर थिरकते नौजवान लड़के लड़कियां बाहर के बदलते मौसम का मजा ले रहे थे, लेकिन उस लड़की के अंदर बुरी तरह से हलचल मची थी। मैडम, आपका बिल। बार काउंटर पर खड़े वेटर ने उसे एक पर्ची थमाते हुए टोका तो वो होश की दुनिया में वापस आई। उसने एक सरसरी निगाह वेटर पर दौड़ाई। लापरवाह अंदाज में कहा, मैंने बिल मांगा है क्या? लेकिन वेटर ने जल्दी से कहा, आप पिछले आधे घंटे से इसी खाली ग्लास के साथ यहाँ बैठी हैं, दूसरे कस्टमर को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। वेटर की बात सुन लड़की के भवे कुछ तन सी गई। उसने थोड़े गुस्से में कहा, मैं चाहे यहाँ आधे घंटे बैठूं या 24 घंटे, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और रही दूसरों की प्रॉब्लम की बात, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ बैठे बैठे ये पूरा तुम्हारा क्लब खरीद सकती हूँ। तुम्हारी औकात मेरी जूती भर भी नहीं है। नाउ गेट लॉस्ट। उस लड़की की तेज आवाज से बार काउंटर के पास खड़े 4 लड़कों के ग्रुप ने उसकी ओर सरसरी निगाह डाली। एक लड़के ने उस अनजान लड़की को चेकआउट करते हुए पूछा, आखिर कौन है ये तीखी छुरी? उस अनजान लड़की के बोलने का अंदाज और उसके तेवर देख वो वेटर बार काउंटर से हट गया और गुस्से में अपना एप्रन फेंकते हुए एक टेबल की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाया, कैसे कैसे लोग क्लब में आ जाते हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए टेबल पर बैठा तो उसके सामने बैठे लड़के ने कहा, क्या हुआ सनी, इतने गुस्से में क्यों है? वो लड़का जिसका नाम सनी था उसने चिढ़ते हुए कहा, तू तो चुप कर रवि, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? साथ में बैठे तीसरे लड़के ने पूछा तो सनी फट गया, यार श्लोक, तू यहाँ देर से पहुंचा है, हम दोनों तब तक टाइम काटने के लिए डेयर गेम खेलने लगे। इस रवि के बच्चे ने मुझे डेयर दिया था कि मैं वहाँ बार काउंटर पर जाऊं और वेटर का गेटअप लेकर किसी कस्टमर से बिल मांगू। रवि ने जल्दी से पूछा, हाँ तो नॉर्मल डेयर ही तो था, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? सनी ने चिढ़ते हुए कहा, तेरे इस चैलेंज ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। मैंने लड़की समझकर बिल उसी से मांग लिया, लेकिन वो तो चुड़ैल है। बिल मांगने पर मुझ पे फट पड़ी और मेरी औकात याद दिलाने लगी। जरूर या तो काफी नशे में होगी या किसी अमीर बाप की बिगड़ी बेटी होगी। सनी की बात सुन श्लोक ने हल्का सा सर पीछे करते हुए उस बार काउंटर की तरफ देखा। वो जगह अब खाली हो चुकी थी। हाँ, लेकिन बार काउंटर के सामने उसे एक लड़की की पीठ उसकी तरफ किए हुए खिड़की के शीशे पर अपना हाथ फेरते हुए दिखी। तकरीबन 5 फीट 4 इंच हाइट होगी उसकी। खुले घुंघराले बाल जो पीछे पीठ पर बेतरतीबी से फैले हुए थे और शॉर्ट्स के साथ उसने क्रॉप टॉप पहन रखा था। पैरों में मौजूद नीले काले शेड्स का स्पोर्ट्स शूज देख श्लोक को अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, ये क्लब डांस करने के लिए आई है या रेस में दौड़ने के लिए? हाँ, ये तो वही है, बदतमीज लड़की। चल इसे सबक सिखाते हैं। श्लोक की नजरों का पीछा करते हुए सनी ने उस लड़की की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। श्लोक ने सनी का हाथ नीचे करते हुए कहा, पागल हो गया क्या? रवि ने बस एक शर्ट दी थी, मजाक समझकर भूल जा। हाँ यार सनी, ये सब छोड़। और रवि की आवाज उसके कानों में टकराई, श्लोक तू हमें पूरे 5 साल बाद मिल रहा है, बता ना लंदन की लाइफ कैसी थी? हमारे कॉलेज की मस्तियां मिस की या नहीं? और रवि की बात पूरी होने से पहले ही सनी ने श्लोक की टांग खींचते हुए पूछा, और किसी से प्यार हुआ या नहीं, या अब तक वो लेटर वाली लड़की के ख्यालों में गुम है? सनी की बात सुनते ही रवि के कान खड़े हो गए। उसने श्लोक को घूरते हुए कहा, कौन सी लेटर वाली लड़की? श्लोक ने सनी को घूरा और बात का रुख बदलते हुए कहा, कुछ नहीं रवि, ये सनी बकवास कर रहा है, किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ मुझे। तुम दोनों बताओ ना क्या चल रहा है लाइफ में? यार लाइफ तो काफी ज्यादा ही बोरिंग है, रवि ने ऊबते हुए कहा और टेबल पर रखा विस्की का ग्लास एक झटके में खत्म करते हुए पूछा, लंदन की लाइफ क्या इंटरेस्टिंग होगी ना श्लोक? तू इतनी अच्छी जगह छोड़कर इंडिया वापस क्यों आ गया? वहाँ तो तुझे एक से एक लड़की मिल सकती थी। रवि की हालत देख श्लोक ने सनी की तरफ देखते हुए पूछा, ये एक ही ड्रिंक में डाउन हो गया, तुम दोनों से हैंडल नहीं होता तो पीते क्यों? सनी ने भी नशे में झूमते हुए कहा, यार श्लोक, इस नशे में मोहब्बत से भी गहरा नशा है। इस रवि को प्यार का रोग लग गया है और मैं तो अपने ब्रेकअप के गम में ये जाम पी रहा हूँ। जब तुझे भी सच्चा प्यार होगा
तब तू हमारे दिल की हालत समझ पाएगा। सनी की बातें सुनकर श्लोक के होठों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। उसने खाली खाली नजरों से पीछे खिड़की के बाहर बारिश की तेज बूंदाबांदी देखते हुए मन ही मन कहा, शायद प्यार के मामले में मैं लकी नहीं हूँ। पता नहीं वो लड़की कब मुझे मिलेगी जो मेरी दौलत और मेरे सरनेम से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करे। एक ठंडी आह भरते हुए उसकी नजर वापस से उसी लड़की की तरफ पड़ी जो अब लड़खड़ाते कदमों के साथ क्लब के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। लड़की के स्पोर्ट्स शूज पर उसकी नजर वापस से ठहर गई। लड़की को क्लब के दरवाजे से बाहर निकलते देख श्लोक ने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं इसे पहले से जानता हूँ? काव्या के स्पोर्ट्स शूज को देखकर क्यों हलचल मची थी श्लोक के दिमाग में? क्या श्लोक पहले से काव्या को जानता है? नीले काले रंग के वो स्पोर्ट्स शूज श्लोक के जहन में अपना छाप छोड़ चुके थे। उस रात क्लब में काव्या का चेहरा तो उसने नहीं देखा था, लेकिन वो जूते, उन जूतों को भी कभी नहीं भूल सकता था। काव्या की कद काठी से भी अब श्लोक को अंदाजा हो गया था कि 3 महीने पहले सनी ने क्लब में जिसे बदतमीज लड़की पुकारा था वो कोई और नहीं, काव्या ही थी। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए श्लोक ने साथ वाली सीट पर बेहोश पड़ी काव्या की तरफ देखते हुए दुखी मन से कहा, पता नहीं कितने रूप है तुम्हारे, तुम ऐसे भी हो सकती हो। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो पहले यही लगा था कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, इसलिए तुम झूठी कहानियां कर रही हो। लेकिन उस रात क्लब वाली मदहोश काव्या को देखकर मैं अब इतना अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम्हारा दिल किसी ने बेदर्दी से कुचल दिया है। काव्या के होठों से धीमी सी आवाज निकली तो श्लोक ने झट से गाड़ी रोक दी और काव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए चिंता जताई। काव्या, तुम ठीक हो? काव्या ने अधखुली आंखों से श्लोक की तरफ देखा, फिर अपना सर थामकर वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। तभी श्लोक ने दोबारा सवाल किया, तुम ठीक हो? श्लोक को जवाब देने के बजाय काव्या को अनजान हाथ का स्पर्श अपने हाथों पर महसूस हुआ तो उसने झट से पूरी आंखें खोलते हुए अपने हाथों को पीछे खींचकर गुस्से में श्लोक की तरफ देखा। काव्या के अचानक हाथ खींचने से श्लोक भी सकपका गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या हो गया काव्या? तुम ऐसे बेहोश क्यों हो गई थी? श्लोक के सवाल का जवाब देने के बजाय काव्या ने उल्टा सवाल किया, तुम मेरे इतने नजदीक क्या कर रहे हो और मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? तुम बेहोश हो गई थी इसलिए। श्लोक ने सफाई देने की कोशिश की तो काव्या ने झट से कहा, मेरी बेहोशी का फायदा उठाना चाहते थे तुम? हाँ, मैं सब समझती हूँ। वहाँ पूजा में सबके सामने मेरा हाथ नहीं पकड़कर अपनी शराफत की मिसाल देना चाहते थे और यहाँ अकेले में मेरा फायदा उठाना। शट अप! श्लोक ने गुस्से में काव्या को बीच में ही झटकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हारा फायदा क्यों उठाऊंगा? शादी हुई है हमारी, भरोसा न सही लेकिन इंसानियत के नाते तो अपनी इस शक वाली सोच को मेरे ऊपर मत आजमाओ। आपकी बात श्लोक का गुस्सा देख काव्या घबराई नहीं बल्कि उसी तेवर में बोल पड़ी, हाँ, मुझे नहीं है किसी पर भरोसा और मेरे अंदर की इंसानियत भी मर चुकी है। तुम मुझे बस ये बताओ कि मैं जब बेहोश हुई थी तब तुमने मुझे छुआ था या नहीं? काव्या के इस ऊट पटांग सवाल पर श्लोक का सब्र जवाब दे गया। उसने खुद के गुस्से पर काबू करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। श्लोक का ये खुद को नजरअंदाज करना काव्या को अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़कर कहा, जब जुर्म कबूल करने की हिम्मत नहीं है तो करते क्यों हो जुर्म? श्लोक ने मुंह से निकाला, अपनी बीवी का हाथ पकड़ना जुर्म है? बोलते हुए श्लोक ने बेकीनी से काव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बेहोश देखकर मैं घबरा गया था। मैंने तुम्हें बस जगाने की कोशिश की थी। कोशिश क्यों की? काव्या के लहजे में कड़वाहट साफ खोली थी। बेहोशी हुई थी ना, मर तो नहीं गई थी। छोड़ देते मुझे अपने हाल पर। काव्या का वो नफरत भरा अंदाज देख श्लोक ने मुट्ठियों को भींचकर अपनी भावनाओं पर काबू किया और अपना ध्यान सड़क की तरफ करते हुए ठंडे लहजे में कहा, राइट, मुझे छोड़ देना चाहिए था तुम्हें तुम्हारे हॉल पर। शायद उस रात क्लब में भी तुम्हारी हेल्प करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी होगी। श्लोक के लहजे में तंज नहीं बल्कि काव्या का उसके ऊपर भरोसा न करने का दुख मौजूद था। श्लोक के आखिरी कहे गए वो शब्द काव्या के दिमाग में गूंजने लगे। उसने मन ही मन कहा, क्लब में हेल्प? तो क्या उस रात क्लब में वो कोट वाला लड़का? आगे के शब्द काव्या के हलक में ही अटके रह गए। 3 महीने पहले क्लब में हुई घटना उसके दिमाग में घूमने लगी। काव्या, काव्या! क्लब का दरवाजा खोलते हुए छवि दौड़ते हुए काव्या के पास पहुंचकर हाँफने लगी। क्लब के बाहर भी म्यूजिक का शोर सुनाई पड़ रहा था। उसने ऊंची आवाज में पूछा, तूने फिर से वेटर से लड़ाई कर ली और बिना बिल भरे आ गई? पता है मुझे पैसे भरने पड़े तेरे ड्रिंक के। तो कौन सी दुनिया में खोई है? वो बदतमीज लड़की जिसका नाम काव्या था। उसने खाली खाली नजरों से छवि को देखते हुए कहा, मुझे याद नहीं रहा। छवि ने जब काव्या की नशे में सिकुड़ती आंखों की पुतलियां देखी तो उसे जल्दी से काव्या को झंझोड़ते हुए कहा, काव्या होश में आ जा। मना करती हूँ इतनी ज्यादा मत पी, लेकिन अपने जुनून के आगे तो किसी की सुनती कहाँ है? छवि की बात सुन काव्या ने मदहोश अंदाज में कहा, सुनी थी ना, मैंने उसकी बहुत सुनी थी, लेकिन फिर क्या हुआ? मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी उसने। आई जस्ट हेट मैन। कोई किसी से भी सच्चा प्यार नहीं करता तृप्ति। अपनी बात पूरी होने से पहले ही काव्या नशे की हालत में ही छवि के हाथों में झूलने लगी। ये देख तृप्ति ने घबराते हुए कहा, अरे यार क्या मुसीबत है, अब मैं इसे घर कैसे ले जाऊं? मुझे किसी से हेल्प मांगनी होगी। मेरा ही दिमाग खराब था जो इसके साथ बाहर आने के लिए मरी पड़ी थी। पैसे भी नहीं दिए इसने और बेहोश अलग से हो गई। छवि ने मदद के लिए इधर उधर नजरें दौड़ाई। तेज बारिश की वजह से सड़क खाली पड़ी थी। ये क्लब शहर से थोड़ी दूर पर था, इसलिए आसपास कोई शॉप भी मौजूद नहीं थी। क्लब के दरवाजे पर गार्ड भी गायब था। छवि ने झल्लाते हुए कहा, अब इसे घर कैसे ले जाऊं? इसके ड्राइवर का भी नंबर नहीं है मेरे पास। क्या करूं? अंकल को कॉल कर लूं क्या? नहीं, वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। आंटी को कॉल करती हूँ। छवि ने काव्या को संभालते हुए अपना मोबाइल बाहर निकाला, लेकिन मोबाइल की बैटरी डेड देख उसकी झल्लाहट बढ़ गई। ओह गॉड, इतनी तेज बारिश में मैं इसे कहाँ लेकर भटकूंगी? क्या जरूरत थी छवि इसके साथ गाड़ी में आने की? काव्या को गाड़ी चलानी आती है, तुझे नहीं। अब कहाँ से लाऊं मैं ड्राइवर? छवि ने क्लब की तरफ देखते हुए कहा, अभी काव्या को अंदर ही ले जाती हूँ और मोबाइल चार्ज करने का जुगाड़ करती हूँ। ये काव्या तो अपना मोबाइल गाड़ी के अंदर ही छोड़ा है। छवि किसी तरह से काव्या को संभालते हुए क्लब के अंदर आ गई।
वहाँ डांस करते हुए भीड़ में वो काव्या को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसे वॉशरूम की तरफ ले गई। लेडीज वॉशरूम की थोड़ी दूर पर खाली कुर्सी पर उसकी नजर पड़ी तो उसने मन में ही कहा, एक काम करती हूँ, काव्या को यहाँ पर बैठा देती हूँ और मैं मोबाइल ऑन करने का जुगाड़ करती हूँ। एक बार आंटी से बात हो गई, फिर इसे यहाँ से ले जाऊंगी। छवि ने संभालते हुए काव्या को उस खाली कुर्सी पर बैठाया और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि काव्या को जहाँ उसने बैठाया था उसके पास में ही जेंट्स वॉशरूम था। काव्या नींद बेहोशी की हालत में थी, उसका सर एक तरफ को लुढ़का हुआ था और वो नशे में कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी जेंट्स वॉशरूम के अंदर से वही 4 लड़कों का ग्रुप बाहर आया जिसने बार काउंटर पर काव्या को नोट किया था। वो सब काफी शोरगुल करने में लगे थे। उनमें से एक लड़के की नजर जैसे ही कुर्सी पर बैठी काव्या पर पड़ी तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट रेंग आई। काव्या ने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे जिसकी वजह से उसका शरीर काफी अट्रैक्टिव दिख रहा था। चेहरे पर फैली बालों की लट और आंखों की घनी बंद पलकें, होठों पर फैली डार्क रेड लिपस्टिक इस वक्त किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। लड़के ने कोहनी मारते हुए अपने साथ आए लड़कों से कहा, बॉयज वो देखो सामने वही आइटम बैठी है, तीखी छुरी। बाकी तीनों लड़कों ने भी काव्या की तरफ ललचाई नजरों से देखा तो उनमें से एक लड़के ने कहा, इसे भी अपने साथ अंदर ले जाए क्या? वैसे भी इतने नशे में है कि इसे समझ ही नहीं आएगा कि इसके साथ क्या हो रहा है और तेज म्यूजिक में इसकी आवाज कौन ही सुन पाएगा। वो चारों लड़के चेहरे पर हैवानियत सजाए काव्या को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़के ने काव्या के गालों पर हौले से हाथ फेरते हुए कहा, क्या बवाल चीज है बे, आज रात तो अपनी रंगीन है। एक लड़के ने बेशर्मी से कहा तो सब लड़के उसकी बात पर हंसने लगे। श्लोक और काव्या के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही है। कैसे सुलझेगी अनचाहे रिश्ते की दूर? 3 महीने पहले क्या हुआ था काव्या के साथ क्लब में? काव्या जो अभी भी मदहोश पड़ी थी, अपने आसपास कुछ लोगों का एहसास और उनकी हंसी से उसका नशा थोड़ा बहुत उतरने लगा था। फिर भी वो अभी खुद को संभालने के काबिल नहीं थी। अचानक एक लड़के के हाथ के स्पर्श से वो बुरी तरह चौंकी और उसने आंखों को सिकुड़कर उन पर जोर डाला तो खुद के ऊपर झुककर खड़े 4 लड़के दिखे। उनके चेहरे पर छाई वासना और हंसी देख वो बुरी तरह से डर गई। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें भरने लगी। काव्या ने घबराते हुए अपने कानों में हाथ रख तेज आवाज में चीखा, मुझे छोड़ दो, जाने दो, वरना जान से मार डालूंगी, दूर रहो मुझसे। लड़कों को उम्मीद भी नहीं थी कि काव्या इस तरह से चीखने लगेगी। उसकी आवाज सुन वॉशरूम की तरफ जाते हुए श्लोक के कदम ठिठक गए। जेंट्स वॉशरूम के पास ही 4 लड़कों का ग्रुप खड़ा था और सबका सर नीचे झुका था जैसे कि वो किसी को घेर कर खड़े हो। श्लोक के मन में शक उभरा, ये तो लड़की के चीखने की आवाज है, वहां से तो नहीं आई। शक को यकीन में बदलने के लिए श्लोक ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? श्लोक की तेज आवाज काव्या के कानों से टकराई और उसके दिल की धड़कन तेज गति से बढ़ने लगी। उसने आव देखा न ताव और जिस्म की पूरी ताकत बटोर कर अपने सामने खड़े लड़के को लात मारते हुए लड़खड़ाकर वॉशरूम के अंदर भाग गई। श्लोक की नजर बस लड़की के स्पोर्ट्स शूज पर पड़ी और मन में ही बोल उठा, ये तो वही बदतमीज लड़की है। वो लड़की नशे में थी तो क्या ये लड़की उसका फायदा? आगे की बात समझने में श्लोक को देर नहीं लगी और वो घूरते हुए एक एक लड़के को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। काव्या ने किसी तरह होश संभालते हुए खुद को 4 लड़कों के घेरे में देखा तो वो बुरी तरह से डर गई। जब श्लोक की आवाज उसे सुनाई पड़ी तो वो ये समझ बैठी कि ये सब मिलकर उसके नशे में होने का फायदा उठाने वाले हैं। इसलिए एक लड़के को जोरदार लात मारते हुए वो बिना कुछ समझे जेंट्स वॉशरूम के अंदर भाग गई। श्लोक ने बस उसके स्पोर्ट्स शूज से पहचाना था और वो समझ चुका था कि ये चारों लड़के नशे में उसका फायदा उठाने के लिए रुके थे। ये सोचकर ही श्लोक की मुट्ठियां गुस्से में भीज गई। लंबे डग भरते हुए वो उन लड़कों के पास आया और एक लड़के का कॉलर पकड़ते हुए पूछा, क्या किया तुमने उसके साथ? वो दुबला पतला लड़का श्लोक के गुस्से से डरते हुए बोला, कुछ नहीं। जिस लड़के को काव्या ने लात मारी थी वो कराते हुए बोला, अरे लड़की ने कुछ करने को कहा दिया? अरे कमबख्तो। लड़के ने बाकी अपने दोस्तों से कहा, उठाओ मुझे, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। लड़के के मुंह से इतनी घटिया बात सुनते ही श्लोक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती तुम सबको? एक लड़की के बारे में इतनी नीची सोच रखते हो? श्लोक का गुस्सा देख फर्श पर गिरा लड़का भी जोश में बोला, ओ मिस्टर, इसमें हमारी क्या गलती? जब लड़की ही हमें छोटे कपड़े पहनकर दावत दे रही है तो दावत उड़ाने में कैसी शर्म? श्लोक का सब्र जवाब दे चुका था। उसने लड़के की टांग पकड़कर जोर से खींचते हुए लड़के को धमकाया, लड़की के कपड़े से उसकी सोच नापते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? उस लड़की ने तो 1 लात मारी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी ये टांग तोड़ दूंगा। और तुम तीनों, श्लोक ने बाकी तीनों लड़कों को घूरते हुए कहा, इसे यहाँ से एक टांग के साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे, वरना तुम तीनों की भी शक्ल देखने लायक नहीं बचेगी। मैं अभी तुम चारों के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की रिपोर्ट फाइल करता हूँ। बोलते हुए श्लोक ने मोबाइल का कैमरा ऑन कर सबके पिक क्लिक करना शुरू किया तो उन चारों का गला सूखने लगा। सॉरी भैया, लड़के ने जल्दी से कहा, हम अब आगे से ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे भैया। वो तीनों जल्दी से फर्श पर गिरे हुए लड़के को सहारा देते हुए क्लब के अंदर तेजी से जाते ही भीड़ में गुम हो गए। वॉशरूम के अंदर जब बाहर से लड़ाई की आवाज आना बंद हो गई तो काव्या ने कपकपाते हाथ से टैप तेजी से ऑन कर दिया, जिससे उसके कपड़े पानी के छींटों से भीग गए। वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वहीं बाहर खड़े श्लोक ने वॉशरूम की तरफ देखते हुए फिक्रमंद भाव के साथ कहा, ओह नो, ये लड़की तो जेंट्स वॉशरूम में चली गई है। अभी तो वॉशरूम खाली दिख रहा है, लेकिन इसे यहाँ से जल्दी बाहर निकालना होगा। इसलिए श्लोक को मजबूरन उस सहमी हुई लड़की को वॉशरूम से बाहर निकालने के लिए उसके पीछे जाना पड़ा। वहाँ कतार में मौजूद टॉयलेट में 4थे नंबर का दरवाजा बंद था और अंदर से तेज पानी के बीचों बीच किसी लड़की के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। श्लोक ने आगे बढ़कर हिम्मत करते हुए दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से सिसकने की आवाज आना बंद हो गई। काव्या ने सकपकाते हुए बंद दरवाजे की लॉक को कसकर पकड़ लिया। उसकी दिल की धड़कन तेज गति से चलने लगी। तभी बाहर से उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई पड़ी, माफ करिएगा, लेकिन ये जेंट्स वॉशरूम है, आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। लड़के की बात सुन काव्या का गला सूखने लगा। उसने मन में ही कहा, कहीं मुझे बाहर बुलाने की चाल तो नहीं है? पहले सारे लड़कों को भगा दिया और अब अकेले में कहीं।
आगे की बात सोचते ही काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पानी की गति को और तेज कर दिया। जब 2 मिनट तक श्लोक को टॉयलेट के अंदर से लड़की के बाहर निकलने की कोई भी आहट महसूस नहीं हुई और पानी के भी तेज बहाव में कोई कमी नहीं हुई, तो उसने दोबारा कोशिश करते हुए तेज आवाज में कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप सेफली बाहर आ सकती हैं, यहाँ ज्यादा देर रुकना आपके लिए सेफ नहीं है। श्लोक की बात सुन कुछ सेकंड के अंदर ही टॉयलेट का नल बंद होने की आवाज के साथ साथ लड़की की मध्यम आवाज सुनाई पड़ी, मेरे कपड़े थोड़े भीग गए हैं। लड़की की बात सुनते ही श्लोक ने जल्दी से अपना कोट उतारा और वॉश बेसिन के किनारे रखते हुए कहा, ये मेरा कोट बाहर रखा हुआ है, आप चाहे तो पहनकर बाहर आ सकती हैं। अपनी बात पूरी करते हुए श्लोक जेंट्स वॉशरूम से बाहर निकल आया। कुछ सेकंड तक काव्या को वॉशरूम के बाहर किसी की भी आहट महसूस नहीं हुई, तो उसने धीरे से टॉयलेट की चिटखनी खोलकर बाहर झांका। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी नजर वॉश बेसिन के पास रखे नीले रंग के कोट पर पड़ी। हाथ बढ़ाकर उसने धीरे से उसे खींचा और टॉयलेट के अंदर आकर वापस से दरवाजा लॉक कर लिया। कोट को जल्दी से पहन उसने बटन को बंद करके एक हाथ अपने सीने पर रख कोट को कसकर भींच लिया। श्लोक के कद के हिसाब से ये कोट काव्या के घुटनों तक आ रहा था। वो अभी भी बाहर निकलने में हिचकिचा रही थी कि तभी उसे वॉशरूम के बाहर छवि की आवाज सुनाई पड़ी, काव्या कहाँ चली गई? छवि के मुंह से काव्या नाम सुनते ही बाहर खड़े लड़के की आवाज उसे सुनाई पड़ी, आप जिन्हें ढूंढ रही हैं शायद वो वॉशरूम के अंदर है। जेंट्स वॉशरूम में? लेकिन क्यों? छवि ने हैरानी से पूछा और फिर से तेज आवाज में पुकारा, काव्या। छवि की आवाज सुनते ही काव्या तेजी से वॉशरूम से बाहर निकली। वॉशरूम से हटकर लॉबी में खिड़की की तरफ चेहरा किए उस लड़के को देखा जिसने आज उसकी इज्जत बचाई थी। कोट को अपने कंधे के इर्द गिर्द कसकर लपेटे वो थैंक्स कहने की हिम्मत जुटाकर लड़के की तरफ बढ़ने को हुई ही थी कि छवि ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक गॉड तुझे होश आ गया, अब जल्दी से चले, मैंने आंटी को कॉल करके घर के ड्राइवर को बुला लिया, तो वैसे भी नशे में थी तो तेरा गाड़ी चलाना इम्पॉसिबल था। छवि बिना काव्या की तरफ ध्यान दिए अपनी ही बातों में उसे उलझाकर उसे अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ रही थी और काव्या उसका ध्यान तो कोट वाले लड़के पर अटका हुआ था। पीछे से उसकी सफेद रंग की शर्ट, ब्लू जींस और स्नीकर्स उसके लंबे कद की पर्सनालिटी को काफी शोभा दे रहे थे। उसका एक हाथ जींस की पॉकेट में था और दूसरे हाथ को वो खिड़की के शीशे पर रखे हुए बाहर गिरती बारिश की बूंदों को महसूस कर रहा था। काव्या के मन में उस लड़के को देखने की इच्छा जागी जरूर थी, लेकिन छवि के टोकने पर वो खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ गई। गाड़ी का ब्रेक लगने से काव्या अपनी सोच से बाहर निकली। गाड़ी का गेट खोलकर नीचे उतरते हुए श्लोक को उसने देखते हुए मन ही मन कहा, तो क्या उस रात क्लब में वो कोट वाला लड़का श्लोक था? तभी काव्या के साइड का गेट खोलते हुए श्लोक ने सपाट लहजे में कहा, नए घर में स्वागत है तुम्हारा। और फिर सरसरी नजर से काव्या को देखा जिसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव न देख श्लोक ने शंका जताते हुए मन ही मन पूछा, काव्या का घर के अंदर आएगी? एक दूसरे से मिलकर भी अनजान थे श्लोक और काव्या। क्लब वाली घटना का सच जानकर क्या काव्या श्लोक के लिए अपने दिल में हमदर्दी का एहसास ला पाएगी या एक और गलतफहमी का शिकार होगा उनका ये अनोखा पुनर्विवाह? अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर श्लोक ने गाड़ी रोक दी और खुद गाड़ी से नीचे उतरकर काव्या के साइड का गेट खोलकर ठंडे लहजे में कहा, नए घर में स्वागत है तुम्हारा। काव्या ने श्लोक की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो एक टक उस 10 मंजिल अपार्टमेंट की ऊंचाई माप रही थी। वो अपार्टमेंट मुंबई के लोकल एरिया में बना था जहां आसपास लोकल बाजार भी थे, जिसकी वजह से वहां की सड़क पर काफी रश था। श्लोक ने काव्या को गाड़ी से नीचे उतरते हुए नहीं देखा तो उसने कंधे झटकते हुए कहा, हमें अंदर चलना है, यहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, गाड़ी आगे पार्क करनी पड़ती है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर रुकी है, अगर देर तक रुके तो जाम लग जाएगा। श्लोक के टोकने से काव्या का ध्यान उसकी तरफ गया और वो साड़ी संभालते हुए गाड़ी से नीचे उतरी। क्लब वाली घटना अभी भी उसके जहन में घूम रही थी और वो अपनी कनखियों से श्लोक की तरफ देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, कद काठी तो उसी लड़के के जैसी है, अगर उस दिन इसने मुझे क्लब में उन लड़कों से नहीं बचाया होता तो फिर मेरा क्या होता? लेकिन इससे कैसे पता चला कि मैं वही लड़की हूँ? अगर ये मेरे बारे में पहले से जानता था तो मुझ जैसी लड़की से शादी करने को मान कैसे गया? काव्या अंदर चले। श्लोक की आवाज से काव्या ने अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ किया और उसके हाथ में पकड़ा सूटकेस लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया श्लोक ने हाथ पीछे खींचते हुए पूछा, क्या कर रही हो? काव्या ने ठंडे लहजे में कहा, अपना सामान ले रही हूँ, तुम मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओगे। श्लोक ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, लिफ्ट खराब है इसलिए 5 फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा, इतना भारी सूटकेस तुम उठा नहीं पाओगी। श्लोक ने यह बात समझाने के अंदाज में बोली थी, लेकिन काव्या को श्लोक के लहजे में तंज का एहसास हुआ और उसने झट से सूटकेस के हैंडल को खींचते हुए 2 टुक लहजे में कहा, मुझे खुद को और अपनी चीजों को अच्छे से संभालने आता है। अपनी बात पूरी करते हुए काव्या दोनों हाथों से सूटकेस खींचते हुए आगे बढ़ गई। श्लोक ने खुद को शांत करते हुए कहा, काम डाउन श्लोक, यहाँ किसी भी तरह का तमाशा करने की जरूरत नहीं है, काव्या का जो मन कर रहा है फिलहाल उसे वही करने दे। श्लोक ने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 11 बजने वाले थे। काव्या के घर से उसका ये अपार्टमेंट 1 घंटे के ही रास्ते पर था, लेकिन आज काव्या की वजह से ये रास्ता भी उसने 2.5 घंटे में तय किया था। खुद के जज्बातों पर काबू रखकर उसने बड़ी मुश्किल से बाकी का सफर तय किया था। श्लोक ने पॉकेट से मोबाइल निकालकर रतन चाचा को कॉल मिलाया। दूसरी तरफ कॉल उठाते ही श्लोक ने पूछा, मॉम डैड घर पहुंच गए? हाँ बेटा, वो लोग तो पिछले 1 घंटे से ही घर में है। श्लोक ने दूसरी तरफ से रतन चाचा को ये कहते हुए सुना तो उसने कॉल कट कर दी और मन ही मन कहा, अभी मॉम डैड का फ्लैट पर आना सही नहीं होगा। मैं तो चाहता था कि पूरी रीति रिवाज के साथ काव्या का स्वागत घर में हो, लेकिन अब काव्या की हरकतों को देखकर यही लग रहा है कि मॉम डैड से इसकी कुछ ज्यादा बनेगी नहीं। 10 मिनट के अंदर श्लोक गाड़ी पार्क करके वापस अपार्टमेंट के अंदर पहुंचा। काव्या को दरवाजे पर इंतजार न करना पड़े इसलिए वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो दूसरे फ्लोर पर ही पहुंचा था कि उसने दीवार का सहारा लेकर खड़ी काव्या को देखा। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसने एक हाथ पेट पर रखा हुआ था। श्लोक ने जल्दी से उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ है काव्या, चोट लग गई क्या तुम्हें? काव्या ने हाँफते हुए कहा, नहीं, वो सूटकेस काफी भारी है, मुझसे और चला नहीं जा रहा है, सर भी दुख रहा है और जोरों की भूख भी लगी है।
सुबह से कुछ खाया ही नहीं। काव्या ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि श्लोक का दिल चाहा कि वो उसे सीने से भींचते हुए बोल दे, काव्या तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, अभी अपने हाथ से गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर। श्लोक, काव्या के टोकने की आवाज से श्लोक ने सर झटकते हुए कहा, हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं सूटकेस उठा लेता हूँ। इस बार काव्या ने श्लोक से कोई बहस नहीं की और श्लोक के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगी। श्लोक ने उसका सूटकेस बड़ी आसानी से उठा लिया और संभालते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही श्लोक ने सूटकेस एक तरफ रखकर पॉकेट में से चाबी निकाली और सामने फ्लैट नंबर 5A का दरवाजे के लॉक को खोलते हुए कहा, तुम्हारे स्वागत के लिए तो मॉम डैड को खुद आना था, लेकिन वो दोनों को देर लगेगी, इसलिए। बोलते हुए श्लोक ने दरवाजे को एक झटके में ही अंदर की तरफ धकेल दिया और काव्या की तरफ इशारा करके कहा, वेलकम होम। हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर काव्या उस घर को देख रही थी जिसमें उसे गृहस्थी बसाने का आशीर्वाद मिला था। न कोई मंगलमय गीत था, न रंगोली, न फूलों की लड़ियां, न रिश्तेदारों के ठहाके, न देवर नंदों की छेड़खानियां। ये सब तो उसकी पहली शादी में भी मौजूद नहीं था। बस मौजूद थे तो वो रिश्तेदार जिन्होंने कड़वे ताने से उसका स्वागत किया था। वेलकम होम। काव्या के दिमाग में फिर से अतीत की वही भद्दी आवाजें गूंजने लगी थी। उसकी पहली शादी में तो किसी ने उसका नए घर में स्वागत भी नहीं किया था। खुशी की जगह वो सहमी हुई उस घर के अंदर आई थी और आशीर्वाद की बोल की जगह उसके कानों में किसी के तीखे बोल सुनाई पड़े थे, ये तू कैसी लड़की ब्याह कर लाया है, न दान न दहेज, इसे बोल दे, जब तक इसका बाप दहेज नहीं देगा इसका इस घर में स्वागत नहीं होगा। काव्या को उस छोटे घर से ज्यादा वहां मौजूद लोगों के रवैये से घबराहट सी होने लगी थी। आरती। श्लोक की आवाज से काव्या की सोच की तंद्रा टूटी और वो डबडबाई आंखों से श्लोक के हाथ में पकड़ी हुई पूजा की थाल देखने लगी। श्लोक ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर ही काव्या की आरती उतारी और उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, आई नो ये छोटा घर देखकर तुम्हें घबराहट हो रही होगी ना, लेकिन शादी से पहले तुम्हारे डैड से मैंने ये बात डिस्कस की थी, लेकिन डैड ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा था कि तुम कहीं भी एडजस्ट कर सकती हो। एडजस्ट? काव्या के होंठ हल्के से हिले। आज तक तो सब लोगों के मुताबिक एडजस्ट करके ही तो अपना ये हाल कर लिया है। काव्या ने दरवाजे की दहलीज पर चावल का कलश देखा तो वो सांवलिया नजरों से श्लोक की तरफ देखने लगी। श्लोक ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे बस यही 2 रस्मों का पता था, इसके आगे पता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, तुम। श्लोक की बात पूरी होने से पहले ही काव्या कलश की साइड से होते हुए घर के अंदर आ गई। श्लोक ने चावल से भरा कलश देख मन ही मन कहा, शायद काव्या को ये रिश्ता बोझ लग रहा है, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच बैठा था जो ये कलश लेकर आ गया। हम दोनों की सोच इतनी अलग है तो शादी निभाने की बात तो बहुत दूर की है। श्लोक ने कलश उठाया और काव्या का सूटकेस दरवाजे के अंदर करते हुए फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया। खट की आवाज सुनते ही काव्या चौकन्नी होकर पीछे मुड़ी। श्लोक ने काव्या को चौकन्ने होते देखा तो उसने सूटकेस को वहीं पर छोड़ दिया और किचन की तरफ बढ़ गया। उसके लिए काव्या की आंखों में मौजूद शक की सुई उसे काफी चुभ रही थी। काव्या चारों ओर नजरें घुमाकर उस 2 BH के फ्लैट को गौर से देखने लगी। सामान ज्यादा नहीं था और घर भी काफी साफ सुथरा था। काव्या छोटे कदमों से चलकर सामने बने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी। काव्या ने कुंडी खोलकर दरवाजा अंदर की तरफ धकेल दिया। कमरा खुलने की आवाज सुनते ही श्लोक किचन से बाहर निकला और उसने पीछे से ही आवाज दी, काव्या तुम उस कमरे में नहीं, ये दूसरा वाला। लेकिन श्लोक की बात पूरी होने से पहले ही काव्या कमरे के अंदर जा चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया था, इसलिए काव्या ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे एक तरफ खींच दिए। कमरे में छन करते सूरज की रोशनी अंदर पड़ी और साथ साथ काव्या की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। अनोखे स्वागत के बाद काव्या पहुंच चुकी है श्लोक के घर। कमरे में ऐसा क्या था जिसे देखकर काव्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई। काव्या श्लोक की बात पूरी सुने बिना ही सामने बंद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे में अंधेरा छाया था, इसलिए काव्या ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे एक तरफ खींच दिए। कमरे में छन करते सूरज की रोशनी अंदर पड़ी और साथ साथ काव्या की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो कमरा गुलाब और गेंदे के फूलों से सजा हुआ था। बिस्तर पर लाल रंग की बेडशीट थी जिसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। बिस्तर के साइड टेबल पर दूध से भरा गिलास रखा था और गुलाब जल का स्प्रे बोतल। व्हाट नॉनसेंस! काव्या के मुंह से गुस्सैली भरी आवाज निकली तो श्लोक जल्दी से कमरे के अंदर पहुंचा। काव्या के हाव भाव देखते ही वो समझ गया कि उसका पारा कितना ऊपर चढ़ चुका है। श्लोक ने आगे बढ़कर हड़बड़ाहट में कहना चाहा, काव्या मैं एक्सप्लेन, मुझसे तुम दूर रहो, समझे? काव्या ने हाथ आगे करके श्लोक को अपनी तरफ बढ़ने से रोका और घृणा भरी नजरों से उस कमरे की साज सजावट को देखते हुए कहा, तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। जब मैंने साफ साफ तुमसे कहा था कि मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इन सब चीजों का क्या मतलब है? काव्या ने आगे बढ़कर गुलदस्ते को फर्श पर फेंक मारा। श्लोक ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो बिस्तर पर सजे गुलाब की लड़ी और गेंदों के फूलों को नोचकर फेंकते हुए चीखने लगी, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना है, ये सब मेरे सामने से हटाओ, वरना क्या? श्लोक की तेज आवाज काव्या के कानों में पड़ी तो उसने पलटकर श्लोक की तरफ देखा। श्लोक जो अब तक उससे शांत स्वभाव से पेश आ रहा था, काव्या के चढ़े हुए तेवर देख उसने भी कड़े लहजे में कहा, वरना क्या कर लोगी? घर छोड़कर चली जाओगी तो जाओ। श्लोक की ये बात सुनते ही काव्या सन्नाटे में आ गई। दिल ही दिल तो वो भी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो ये घर छोड़कर गई तो उसके पापा फिर से उसे किसी और दलदल में फेंकने की कोशिश करेंगे। वो तो बस श्लोक को ये जताना चाहती थी कि उसका काव्या पर कोई हक नहीं है। क्या सोचने लगी? श्लोक ने टोका और रौबदार आवाज में कहा, घर वापस नहीं जा सकती? तुम्हें लगता है कि ये सब मजाक है? ये शादी, ये रस्में, ये सब कुछ तुम्हारे लिए दिखावा हो सकता है, मेरे लिए नहीं। और श्लोक ने आवाज में ठहराव लाते हुए आगे कहा, और ना ही मेरी फैमिली और दोस्तों के लिए। मैंने ये शादी पूरे मन से की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत इस कदर मेरे साथ धोखा करेगी। श्लोक की बात सुन काव्या एक टक उसकी तरफ देखने लगी, जो अपनी नजरें फिरे खिड़की के बाहर देख रहा था। श्लोक ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, एनीवेज, ये मेरा कमरा है, तुम्हारा कमरा सामने है।
तुम्हें वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। श्लोक ने अपनी बात पूरी की और तेज कदमों से कमरे के बाहर चला गया। हथेली में मसले गुलाब के फूल को काव्या ने एक तरफ फेंका और बिस्तर पर सरसरी नजरों से देख अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है मिस्टर श्लोक तुम्हारे साथ कमरा शेयर करने का। बोलते हुए काव्या ने फर्श पर टूटे हुए फूलदान और टेबल पर रखी सेंटेड कैंडल्स की तरफ देखा और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल आई। सामने वाले कमरे में काव्या का सूटकेस पहले ही श्लोक ने रख दिया था। काव्या बिना किसी हिचक के कमरे के अंदर गई और खट की आवाज के साथ दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुन किचन की स्लैब पर कप में चाय डालते हुए श्लोक के हाथ जम से गए। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था और वो कुछ पल का सुकून चाहता था, लेकिन काव्या के व्यवहार ने उसे इतना ठेस पहुंचाया था कि वो एक पल के लिए भी फ्लैट में रुकना नहीं चाहता था। उसने ठंडी होती हुई चाय की तरफ देखा और एक झटके में ही कप की चाय को सिंक में उड़ेल दिया। उसकी भूख और प्यास अब सब उड़ चुकी थी। किचन से बाहर निकलकर श्लोक ने काव्या के बंद कमरे की तरफ देखा और मन ही मन कहा, काव्या को इस शादी के लिए इतना मजबूर क्यों किया गया था? अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो फिर उसने इस रिश्ते के लिए हामी भरी ही क्यों? अपनी बेटी की जिद जानते हुए भी मिस्टर राणावत ने मुझे क्यों अपना दामाद बनाने की इच्छा जताई? आखिर क्यों सबने मेरा इस्तेमाल किया? जितने सवाल उतने ही उलझे जवाब। श्लोक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और फ्लैट से बाहर निकल आया। काव्या की बातें सुनकर अब उसका दम घुट रहा था। वो एक पल भी वहां और रुककर अपने और काव्या के बीच बढ़ती गलतफहमी को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। कमरे के अंदर काव्या उदास भरी नजरों से खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर श्लोक के ऊपर पड़ी। वो अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। श्लोक को देखते ही काव्या के जहन में पिछले जख्मों की टीस उठने लगी। श्लोक से बदतमीजी करना इन्हीं जख्मों का नतीजा था। ऊपर से मजबूत दिखने वाली ये लड़की असल में अंदर से सहमी और टूटी हुई थी। आसमान में घुमड़ते हुए बादलों को देख काव्या के मन के किसी कोने में भी यादों की बारिश ने बरसना शुरू कर दिया था। मैं यहाँ नहीं रह सकती। काव्या ने तकरीबन 10वीं बार ये बात अपने पति से कही थी। इतने सारे लोगों के बीच ये उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे बाप की तरह बंगला तो नहीं बनवा सकता ना तुम्हारे लिए अब। सामने से अपने पति की रौबदार आवाज सुन काव्या एक पल के लिए सकपका गई। चंद घंटे ही हुए थे उसकी शादी को। मिश्री की घोल से भी मीठी बात करने वाला उसका प्रेमी पति बनते ही किसी और अवतार में ढल गया था। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? हम दोनों ने पहले ही तय किया था कि अलग से किसी फ्लैट में रहेंगे। इस छोटे से घर में पहले ही 10 लोग हैं, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी? काव्या ने सहमी हुई आवाज में पूछा तो सामने वाले ने झड़कते हुए कहा, दिमाग मत खराब करो। तुम्हें इस घर में तो क्या इसी कमरे में 4 लोगों के साथ एडजस्ट करना ही होगा। प्राइवेसी चाहिए तो अपने बाप से जाकर बोलो कि तुम्हें अलग से बंगला खरीद के दे दे। काव्या को झड़कते हुए उसका पति लंबी डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सर पर लाल चुनरी ओढ़े हुए काव्या के सारे अरमान जैसे हवा में उड़ गए थे। ससुराल में ना कोई रस्म हुई ना ही उसका स्वागत। ऊपर से जिसके ऊपर भरोसा करके वो सब छोड़कर आ गई थी, वो खुद उसकी बातों को नजरअंदाज करके चला गया था। काव्या ने भरी आंखों से चारों तरफ देखा। वहां ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो जानती हो। ए लड़की, कुछ खाएगी? तभी बूढ़ी दादी की आवाज सुनकर काव्या ने झट से आंसू साफ करते हुए सर हाँ में हिला दिया। वो कई घंटे से भूखी थी। ठीक है, दादी ने इत्मीनान से कहा। वो है रसोई, वहां जा और जाकर 10 जनों का खाना बना ले। अगर कुछ बच गया तो खा लेना। दादी का हुक्म सुनते ही काव्या सकते में आ गई। ये कैसे लोगों के बीच में वो फंस गई थी? जा जल्दी वरना। दादी की तेज आवाज सुन काव्या के जिस्म पत्ते की तरह कांपने लगा। वो झट से रसोई की तरफ दौड़ी। तेज सिरदर्द और भूख उसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो बेहोश होकर धम से फर्श पर गिर पड़ी। तभी खट की आवाज के साथ दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो काव्या अपनी सोच से बाहर निकली। बाहर हल्की हल्की बरसात शुरू हो चुकी थी। आंखों में ढुलकते हुए आंसुओं को साफ किया और दरवाजे की तरफ बोलते हुए बढ़ी। मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे डिस्टर्ब। काव्या की बात पूरी होने से पहले ही उसके सामने कमरे के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। उसने झट से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसके कमरे के सामने छोटे से टेबल पर खाने की एक थाली और पानी का एक बोतल रखा था। खाने की थाली देखते ही काव्या को भूख का तेज एहसास हुआ। उसने पूरे 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। सहानुभूति नहीं चाहती थी। हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था। काव्या ने आगे बढ़कर थाली उठाई और हॉल के सोफे पर जा बैठी। अच्छी तरह से खाना खाने के बाद उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो चुका था। काव्या ने जोर निगाह से श्लोक के बंद कमरे की तरफ देखा। फिर कुछ सोचकर टेबल पर पड़ी डायरी में से एक छोटे से कागज का टुकड़ा फाड़कर उसमें कुछ लिखा और उसे डायरी के नीचे इस तरह रखा कि उसके ऊपर लिखे हुए शब्द बाहर की तरफ झांक रहे थे। काव्या के मन में इतनी भरी नफरत का क्या अंजाम होगा? श्लोक का रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा या उससे पहले ही किस्मत उसके ऊपर मेहरबान होगी? क्या नोट लिखा था काव्या ने श्लोक के लिए? खाना खाने के बाद काव्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने मन ही मन खुद से कहा, मैंने श्लोक के साथ इतनी बदतमीजी की। ये चाहता तो मुझे अकेले छोड़कर चले जाता, लेकिन इसे मेरा अभी भी ख्याल है कहीं जज्बात में आकर मैं श्लोक के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही। खुद से ही सवाल पूछ काव्या के मन में बेचैनी बढ़ गई। श्लोक के अच्छे स्वभाव ने उसके मन के किसी कोने में नरमी पैदा कर दी थी, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। काव्या ने श्लोक के बंद कमरे की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए टेबल पर पड़ी डायरी में से एक कागज का छोटा टुकड़ा फाड़ा और उस पर कुछ लिख दिया। कागज को डायरी के नीचे रखने के बाद उसने खाने की थाली वहीं पर रखी और खुद से ही कहा, ये बस इंसानियत के तौर पर मैंने लिखा। लोग तो अजनबी से भी ऐसे ही पेश आते। श्लोक से अभी भी मेरा कोई वास्ता नहीं है। बोलते हुए काव्या ने सरसरी नजर कागज पर डाली और कमरे के अंदर चली गई। इधर श्लोक ने कमरे की बिखरी हुई हालत देखकर अपना सर पकड़ लिया। काव्या ने सजे सजाए कमरे को बेतरतीब कर दिया था। श्लोक ने सबसे पहले फर्श पर गिरे गुलदस्ते को उठाया और टेबल पर करीने से रख दिया। फिर मन महसूस कर टूटी हुई गुलाब की पंखुड़ियों को उठाकर डस्टबिन में डाला। 1 घंटे के अंदर खूबसूरती से सजा हुआ कमरा अपनी असली हालत में वापस आ चुका था। बेडशीट सही करने के साथ ही श्लोक ने लंबी सांस छोड़ी और बिस्तर पर थम से गिर पड़ा। सिर में तेज दर्द अभी भी उठ रहा था, लेकिन आंखों से नींद नदारद थी। न जाने वो कितनी देर तक उसी तरह बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा रहा। काव्या की नफरत और मॉम डैड की बातें उसके जहन में गूंजने लगी।
इतने अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने एक ऐसी लड़की पसंद कर ली जिसका चरित्र खुद दागदार है, पता नहीं कितने लड़कों के साथ। माँ ने कहा था। मैं तो पहले से इस श्लोक को इस शादी से पीछे हटने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये मेरी सुने तब ना। आज गाड़ी तेज स्पीड से चलाने की मांग की है, कल को पता नहीं श्लोक को छत से नीचे कूदने को बोल दे। डैड के कड़वे बोल उसे सुनाई पड़ी। आखिर में काव्या की कही गई बात उसके जहन में गूंजने लगी। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, मुझे शादी करनी ही नहीं थी, तुमसे या किसी और से, समझे तुम। पिछले 24 घंटों में श्लोक के जीवन में काफी हलचल मच चुकी थी। वो किसकी सुने किसकी नहीं, उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्लोक के दिमाग में एक बार फिर क्लब वाला दृश्य घूमने लगा। काव्या को उन लड़कों से बचाने के बाद जब उसने सेफली उसे क्लब से बाहर जाते हुए देखा था, तो मन ही मन खुद से कहा था, थैंक गॉड वो लड़की मेरी बात मानकर वॉशरूम से बाहर आ गई। आई जस्ट होप कि अब वो सेफ रहे। खुद से बात करते हुए श्लोक वॉशरूम के अंदर जाने लगा तो उसकी नजर वॉश बेसिन पर पड़ी, जहाँ कुछ देर पहले उसने अपना कोट रखा था। वहां पर कोट को नहीं मौजूद देख श्लोक के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर आई। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, चलो कम से कम उस लड़की को मुझ पर भरोसा तो हुआ, वरना उसकी हरकतें देख मुझे तो यही लगा था कि वो मुझे भी अपना दुश्मन समझ बैठी है। वैसे क्या नाम था उस स्पोर्ट्स शूज पहने लड़की का? श्लोक नाम याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर डैड का नाम फ्लैश होते देख श्लोक का मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया। दिन की बहस के बाद उसने घर में किसी से बात नहीं की, बिना किसी को इन्फॉर्म किए अपने दोस्तों से मिलने क्लब आ गया था। श्लोक ने लंबी सांस छोड़ते हुए कॉल उठाकर बेमन से ही कहा, हाँ डैड। दूसरी तरफ से हर्षवर्धन मेहरा की नाराजगी भरी आवाज सुनाई पड़ी, तुमने आज मिस्टर प्रफुल्ल की बेटी ईशा से बात क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें 4 घंटे पहले ही नंबर मैसेज किया था। तुम्हें पता भी है कि उन्होंने कितने मान से ये मीटिंग रखवाई थी? बस एक कॉल ही तो करना था श्लोक, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। सवाल को नजरअंदाज कर श्लोक ने बेमन से जवाब दिया, मुझे अभी किसी भी लड़की से बात नहीं करनी है। वैसे भी आपने तो पहले ही अनाउंस कर रखा है कि मैं इंडिया वापस नहीं लौटाऊं। श्लोक की शिकायत सुनते ही हर्षवर्धन मेहरा ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, श्लोक तुम अब तक उस बात से नाराज हो? मिस्टर प्रफुल्ल को मैं तुमसे नहीं मिला सकता था क्योंकि पार्टी में ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था कि तुम अभी इंडिया नहीं लौटे हो, और ऐसा आपको क्यों करना पड़ा ये मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं डैड। बोलते हुए श्लोक ने दांत भींचकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश की। श्लोक की नाराजगी को देख हर्षवर्धन ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, देखो श्लोक, ईशा बहुत अच्छी लड़की है, आजकल अच्छी लड़कियां जल्दी नहीं मिलती, उसकी फैमिली का बिजनेस। हर्षवर्धन की बात को बीच में ही काटते हुए श्लोक ने कहा, डैड अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो आप मेरी उसे फेस टू फेस मीटिंग रखवा दें, और भरोसा रखिए मैं उससे जरूर मिलने आऊंगा। श्लोक की बात सुन हर्षवर्धन 5 सेकंड के लिए शांत हुए, लेकिन वापस ही अपने लहजे में कड़कपन लाते हुए कहा, ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं सच्चे प्यार का भूत चढ़ा है। अरे एक बार शादी हो जाएगी तो प्यार भी हो जाएगा, तुम एक बार बात करके हाँ कह दो तो। हर्षवर्धन की बात पूरी होने से पहले ही श्लोक ने बस इतना कहा, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, और कॉल कट कर दी। उसे अब उनकी बातों में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं थी। सगे बाप होने के बावजूद वो अपने बेटे की फीलिंग्स को बार बार कितना हर्ट कर रहे थे, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। उसे ये बार बार एहसास दिलाना कि उसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ये बात उसके दिल को महसूस कर रख देने वाली थी। श्लोक का अब क्लब में रुकने का जरा सा भी मन नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों को इस तरह छोड़कर उसे जाना अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसने कुछ सोचकर ग्रुप में मैसेज किया, 5 मिनट के अंदर पार्किंग एरिया में मिलो। दोस्तों के बारे में सोचकर श्लोक अपने यादों के भंवर से बाहर आया। उसने मोबाइल उठाकर रवि को कॉल करना ही चाहा कि तभी मैसेज बॉक्स में उसके दोस्त सनी का अनरीड मैसेज दिखाई पड़ा। श्लोक ने मैसेज पर क्लिक किया तो लिखा आया, भाई कैसा लगा मेरे और रवि का सरप्राइज? देख बड़ी मेहनत से हमने तेरा कमरा सजाया, मेहनत वेस्ट मत जाने देना। और एक व्यंग सी स्माइली बनी हुई थी। मैसेज देखते ही श्लोक की भवें तन गई। मैसेज डिलीट करते हुए वो खुद में ही बड़बड़ाया, तुम दोनों को तो मैं बाद में देखता हूँ। मैंने कितनी बार मना किया था कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, लेकिन तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हो। पता नहीं सजे हुए कमरे को देखकर काव्या मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। लेकिन श्लोक ने जैसे खुद को ही टोका, मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? जब से मिली है तब से मुझसे बदतमीजी की जा रही है। क्लब में उसकी मदद की थी, लेकिन पता नहीं मुझसे किस बात का बदला निकाल रही है। मैंने तो बस उससे, श्लोक को खुद की आवाज जैसे खाई से आती हुई महसूस हुई, मैंने तो बस उससे प्यार किया है, बेपनाह प्यार जो एक तरफा ही रह गया। ओह गॉड, मैं क्या करूं? इस शादी को कैसे संभाल पाऊंगा? श्लोक ने अपने मन को फिर से टटोला। 3 महीने पहले डैड से की गई वो शर्त श्लोक के जहन को झंझोर रही थी। सारे रस्मों के बाद जब उसकी मुलाकात काव्या से हुई तो उसकी नफरत भरे अंदाज को देख उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि वो अपनी ही शर्त वाली बात में फंस चुका है। श्लोक ने अपना सर थाम लिया। उसका सर बुरी तरह से दर्द से फटा जा रहा था। डैड की शर्त, काव्या का स्वभाव, उसकी दूसरी शादी, श्लोक का इस शादी पर से विश्वास, सच्चे प्यार की तलाश, सब कुछ जैसे बेईमानी सा लग रहा था। जिस विश्वास के तहत उसने अपने डैड की शर्त मान ली थी और उन्हें इस रिश्ते में उसका साथ देने के लिए राजी भी कर लिया था, अब सब कुछ उसे खुद एक छलावा लग रहा था। मॉम डैड को तो उसने किसी तरह से समझा दिया था, लेकिन खुद से कब तक झूठ बोलेगा? आखिर क्या शर्त तय हुई थी श्लोक और हर्षवर्धन मेहरा के बीच में? काव्या ने अजनबी ही समझकर क्या नोट लिखा है श्लोक के लिए? श्लोक शर्त वाली बात याद ही कर रहा था कि तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठा। तेज हवा के झोंके से बारिश का पानी खिड़की के अंदर आ रहा था। श्लोक ने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की अंदर से बंद कर दी, फिर कमरे का दरवाजा खोलकर वो बाहर आया। हॉल की बैल्कनी बंद करके उसने काव्या के बंद कमरे की तरफ देखते हुए मन ही मन सवाल किया, इसने खाना तो खा लिया होगा ना? सुबह से काव्या ने कुछ भी नहीं खाया था और अब शाम के 6 बजने वाले। क्या एक बार पूछ लूं? काव्या ने श्लोक से एक बार भी ढंग से बात नहीं की थी, इसलिए श्लोक भी अब उससे बात करने से पहले इतना सोच विचार कर रहा था। रहने देता हूँ, श्लोक ने खुद से ही कहा। मैंने काव्या तक खाना पहुंचा दिया था, अब खाना नहीं खाना उसकी मर्जी। खुद के बेचैन मन को जैसे श्लोक ने बहलाया और हॉल की बत्ती जला दी।
बत्ती की जगमगाहट से श्लोक की नजर सीधे सामने सोफे के साइड टेबल पर रखे खाने की खाली थाली पर गई तो वो मन ही मन मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर थाली उठाई तो उसकी नजर डायरी के नीचे दबाकर रखे हुए कागज पर अटक गई। कागज के उस छोटे टुकड़े पर 2 शब्द साफ दिखाई पड़ रहे थे, थैंक यू एंड सॉरी। श्लोक ने वो कागज उठाया और अब की बार मुस्कुराहट उसके होठों को छू गई। एकदम झल्ली है, श्लोक ने खुद से ही कहा और सिर झटक कर किचन की तरफ बढ़ गया। कमरे के बिस्तर पर बैठी काव्या न जाने कब से वो काले रंग का कोट को हाथ में पकड़े बैठी थी। जब से उसे इस बात का एहसास हुआ था कि श्लोक ने ही उसे क्लब में बचाया था, उसका मन बेचैन हो रहा था। बेवजह मैंने कमरे की सजावट देखकर इतना रिएक्ट कर दिया, काव्या ने खुद से कहा। हो सकता है ये काम श्लोक के दोस्तों या फिर किसी रिश्तेदार का हो। कमरा देखकर उसके चेहरे पर भी तो हैरानी के भाव थे। मैं क्यों श्लोक के साथ इतना सख्त पेश आ रही हूँ? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डैड पसंद करके लाए हैं, या मुझे मेरी ही फैमिली ने बोझ समझकर श्लोक के साथ बंधन में बांध दिया है? इन सब में श्लोक की क्या गलती है? उससे तो खुद सच छुपाया गया और सच जाने के बाद भी वो मेरे से अच्छे तरीके से पेश आने की कोशिश कर रहा है, और एक मैं हूँ। काव्या को उस पल अपनी सोच से घिन महसूस हो रही थी, जिसने बदले की भावना में बहकर श्लोक जैसे अच्छे इंसान को उसने अपनी बातों से काफी तकलीफ पहुंचाई थी। हाथ में पकड़े हुए कोट को वो फिर से गौर से देखने लगी। क्लब वाली घटना फिर से उसके दिमाग में उजागर हो गई। क्लब से निकलने के बाद वो अपनी गाड़ी के बैक सीट पर छवि के साथ बैठी हुई थी। छवि ने किसी तरह जुगाड़ निकालकर काव्या की मॉम को कॉल लगाकर घर से ड्राइवर बुला लिया था। ड्राइवर गाड़ी का इंजन चेक कर रहा था तो बैक सीट पर बैठी छवि ने मुंह बनाते हुए कहा, यार काव्या बुरा मत मान, लेकिन आज तेरी वजह से संडे का प्लान चौपट हो गया। अब देख, बारिश का मौसम और इस खराब गाड़ी में हम दोनों फंस कर रह गए हैं। बोलते हुए छवि ने काव्या की तरफ देखा, जो अपने हाथों के पोरों पर लंबे से कोट की आस्तीन को फंसाए हुए घूर रही थी। काव्या, छवि ने उसे झंझोर कर पूछा, कहाँ खोई है? और ये? छवि की नजर अब फिसल कर काव्या के पहने कोट पर अटकी तो उसने जल्दी से टोका, कोट? ये कोट तेरे पास कैसे आया? और ये तो किसी लड़के का कोट लग रहा है। छवि हैरान भाव लिए काव्या के कोट और उसे एक टक देख रही थी और काव्या मन ही मन सोच रही थी, कोट वाला लड़का, उसका नाम क्या हो सकता है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? छवि ने दोबारा टोका, ये तूने किस लड़के का कोट पहन लिया है? तू तो लड़कों से 100 फीट की दूरी पर रहती है, तो क्लब में ऐसा कौन मिल गया कि जिसके कोट पर तेरा दिल आ गया? छवि का सवाल सुन काव्या ने कोट की आस्तीन की मुट्ठी में मसोसते हुए मन ही मन कहा, पता नहीं वो कौन था, लेकिन फिर भी जाना पहचाना सा क्यों लगा। क्या सोच रही है? छवि ने अब की बार तेज आवाज में पूछा तो काव्या ने सिर थामते हुए बात बदलने की कोशिश की, मुझसे कुछ मत पूछ, मेरे सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है। इतना ड्रिंक करेगी तो दिमाग के साथ साथ लिवर भी खराब हो जाएगा। छवि ने मुंह बनाकर कहा, तुझे तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने तुझे इस हालत में भी अकेले नहीं छोड़ा, बस तुझे घर। छवि का रेडियो फिर से शुरू हो चुका था, लेकिन काव्या आंख मूंद कर बाहर गिरती तेज बारिश की बूंदों की आवाज महसूस कर अपने अंदर के उठते शोर को दबाने की कोशिश करने लगी। कमरे की खिड़की के कांच पर गिरती बारिश की बूंदें देख काव्या ने मन ही मन कहा, मेरे अतीत ने मुझे लड़कों से नफरत करना सिखा दिया था। उनके टच तो क्या, मुझे लड़कों का मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं था। लेकिन श्लोक जो कि मेरे लिए अजनबी था, मैंने उसका कोट पहनने में एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो कई लोगों से बदतमीजी की है, लेकिन श्लोक से इतनी बदतमीजी से पेश आने के बाद भी मेरा मन बेचैन क्यों है? मुझे गिल्ट क्यों फील हो रहा है? मैं तो यही चाहती थी ना कि श्लोक तंग आकर मुझे खुद छोड़ दे, लेकिन उसके नर्म स्वभाव से कोई कैसे नफरत कर सकता है? काव्या भी शायद अब श्लोक की तरह ही सवालों के भंवर में घिर चुकी थी। इधर राणावत विला में जयकिशन राणावत आराम से बड़े सोफे पर बैठकर विस्की का मजा ले रहे थे। दूसरे सोफे पर बैठी काजल राणावत ने अपनी आवाज में नरमी खोलते हुए कहा, आपने सुबह से एक बार भी काव्या को कॉल नहीं किया और ना मुझे कॉल करने दिया है। वो हमें याद कर रही होगी। अपनी बीवी की बात सुनकर जयकिशन राणावत ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, काव्या को इस घर से विदा करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब आप क्या चाहती हैं कि उसे बार बार फोन करके उसकी खोखली धमकी भरी बातों में आकर हम वापस उसे घर बुला लें? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? काजल ने टोका, काव्या आपकी बेटी है, आपका मान सम्मान है। कैसा मान सम्मान? अब की बार जयकिशन राणावत की आवाज थोड़ी तेज हो गई। मेरे मान को तो उसने मजाक बनाकर रख दिया था। आज तक उसके करतूतों की वजह से रिश्तेदारों के बीच शर्मिंदा घूमता हूँ। वो तो हमारे कहने पर किसी भी रिश्तेदार ने काव्या की पहली शादी का जिक्र नहीं किया, वरना ये रिश्ता भी हाथ से जाता और आपकी बेटी क्लब में जा जाकर अय्याशी करके हमारा नाम डुबोती रहती। आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हमने काव्या के लिए श्लोक जैसा सीधा साधा लड़का ढूंढ लिया, जिसने बिना जांच पड़ताल किए 2 हफ्ते के अंदर शादी करने का फैसला कर लिया। जयकिशन राणावत की बातें सुनकर काजल के मन को काफी ठेस पहुंची थी। काव्या की एक गलती ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था और उनकी परवरिश पर कितने सवाल उठाए गए थे। हताश तो वो भी थी, लेकिन अपनी ममता से वो लड़ नहीं सकती थी, जो हर पल काव्या के जीवन में खुशियां लाने की प्रार्थना करता था। खैर, जयकिशन राणावत की आवाज सुनकर काजल ने उनकी तरफ देखा तो वो बोल पड़े, हमने कुछ गेस्ट की लिस्ट बना ली है, परसों की पार्टी का इनविटेशन कल उन्हें भिजवा दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि लोग बातें बनाएं कि राणावत साहब की एक लौती बेटी का वेडिंग रिसेप्शन हुआ ही नहीं। काजल ने हैरानी से पूछा, लेकिन रिसेप्शन तो लड़के वालों की तरफ। काजल की बात पूरी होने से पहले ही जयकिशन ने टोका, लड़कों वालों की औकात क्या है ये आप भी अच्छे से जानती हैं, इसलिए बहस करने के बजाय पार्टी की जाकर तैयारी करें। इतनी आलीशान दावत देंगे कि श्लोक क्या उसके परिवार वाले भी जिंदगी भर हमारे एहसानों के बोझ तले दब जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हम दब जाएंगे? हर्षवर्धन मेहरा ने चिढ़ते हुए सरिता देवी से कहा, हमारी असलियत उस जयकिशन को पता नहीं है। श्लोक की वजह से बस मैंने खुद को रोक कर रखा हुआ है, वरना आज के आज उस राणावत के सारे शेयर्स क्रैश करवा देता। मेहरा हाउस में हर्षवर्धन मेहरा अपनी पत्नी सरिता के साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। श्लोक से एक बात की शर्त लगाकर अब वो काफी बेबस हो चुके थे। वो 3 महीने पहले श्लोक और उनके बीच की गई शर्त को कोस रहे थे। 2 परिवारों के अहंकार के बीच क्या श्लोक और काव्या का ये अनोखा रिश्ता दम तोड़ देगा?
या खुश श्लोक और काव्या इस रिश्ते को बिना वक्त दिए अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे।